हेलो दोस्तों, मैं खीमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ है, कौन कौन से जैव विकास के सिद्धांत दिए गए थे, जैसे लेमार्कवाद है, डार्विनवाद है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी ग्रीज के द्वारा, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मानव जो है, ह्यूमंस जो है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आपके जो डायनासोर थे वो कैसे विलुप्त हो गए, योजक कड़ियां जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके अलावा समजात अंग, समवर्ती अंग, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमसे रिलेटेड कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया है ना, कैसे कैसे हमारा विकास हुआ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जैव विकास का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो जीवों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन, जीवों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन या ऐसा चेंज जिससे आपके जो साधारण संरचना वाले जीव होते हैं उनसे जटिल व अति संगठित जीवों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उससे कोई बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हो रहा हो। एक छोटा सा जीव है, उससे बाद में आपके चेंज होते 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 एक बड़ा जीव बन गया, तो इसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी कि इसे हम बोलते हैं विकास या जैव विकास। अब यहां पर जैव विकास के बारे में कुछ यहां पर प्रारंभ में कुछ अवधारणा दी गई थी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए एक सिद्धांत दिया गया था जिसको हम बोलते थे जैव शक्ति का, वो जैव उत्पत्ति का भौतिक सिद्धांत, या इस सिद्धांत का दूसरा नाम था रासायनिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखना, ये जो एक एक लाइन लिखी है ना गाइस, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछी गई थी 2018 वाले एग्जाम में, और अब भी गाइस आएंगे। तो देखिए यहां पर जो पहला सिद्धांत था इसका नाम था जैव उत्पत्ति का भौतिक सिद्धांत, या इस सिद्धांत का दूसरा नाम था रासायनिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो जीव होते हैं उनकी उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि आपका इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनसे जो जीव होता है उसका निर्माण होता है इस सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत को होल्डेन और ओपेरिन जो वैज्ञानिक थे ये इसको मानते हैं, यानी कि होल्डेन और जो ओपेरिन वैज्ञानिक है वो इस जो सिद्धांत है इसको मानते हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत में मेन बात यह कही गई थी कि जो भी निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनसे गाइस सजीवों की उत्पत्ति हो सकती है, या फिर आप बोल लें कि जो आपके अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे आपके जीवों की उत्पत्ति होती है ना। अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनसे यहां पर जीवों की उत्पत्ति होती है। यह आपका कहलाता है भौतिक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं रासायनिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मिलर, उसने एक प्रयोग किया जिसे हम बोलते हैं मिलर का प्रयोग। यह प्रयोग उन्होंने 1953 में किया था। इन्होंने क्या किया कि आज से लाखों साल पहले जब इंसान नहीं था, पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था, तो जैसा वातावरण, जैसा एटमॉस्फेयर उस टाइम पे था, इन्होंने क्या किया वैसा का वैसा वातावरण बनाया कि मान लीजिए उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, ये भी इन्होंने कल्पना की। तो उन्होंने क्या किया, एक विद्युत विसर्जन उपकरण लिया है ना, और उसमें क्या किया, पानी भरा और पानी के माध्यम से जो भी गैसें थी सबको निकाल दिया, और फिर उन्होंने क्या किया, मेथेन गैस भरी, उसके अंदर अमोनिया भरा, हाइड्रोजन भरा, और जल तो ये था ही, तो जल वाष्प, ये चार चीजें हो गई। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, जो आपका विद्युत विसर्जन जो उपकरण है इसको चालू किया, तो यहां पर जो आपका वाटर था, जल था, वो जल वाष्प में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। और लगभग एक सप्ताह के बाद में इन्होंने क्या रिजल्ट देखा कि यहां से एमिनो एसिड बन रहे थे, एसिटिक एसिड बन रहे थे, यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ थे उनका निर्माण शुरू हो गया। जबकि इन्होंने क्या कहा था कि यहां पर जो आपका भौतिक पदार्थ जो लिए गए थे उनसे आपके गाइस क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो गया। तो इससे यह बात का प्रूफ होता है कि भाई जो आपका जो होल्डेन थे और ओपेरिन जो वैज्ञानिक थे वो जो बात कर रहे थे बिल्कुल सत्य है। तो आपको इसके बारे में इतना सा ध्यान रखना है। देखिए कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने आज से जब पृथ्वी पर जीव नहीं था है ना, वैसे ही आपके जो व्यवस्थाएं थी है ना, वैसा ही वातावरण तैयार करके एक प्रयोग किया था। तो ध्यान रखना वो वैज्ञानिक कौन था, आपका मिलर का प्रयोग। और इसमें एक चीज ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलर के प्रयोग में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह प्रश्न भी पूछा गया था कि मिलर के प्रयोग में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना मिलर के प्रयोग में ऑक्सीजन नहीं थी, यह आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहां पर इसके बारे में पूछ जाता है कि किस सिद्धांत के अनुसार निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति हुई है, या किस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। तो यहां पर ध्यान रखना होल्डेन का और ओपेरिन का सिद्धांत आपका ये होता है। इसे हम रासायनिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे हम बोलते हैं आपका जीव उत्पत्ति का भौतिक सिद्धांत। अब यहां पर जो मेन सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपके जो जैव विकास है ना,
जो आपका ऑर्गेनिक ओव्यूलेशन है ना, ऑर्गेनिक ओव्यूलेशन, जैव विकास, इसके जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से गाइस बहुत ही शानदार प्रश्न बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लेमार्क, और लेमार्क ने क्या किया, अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था लेमार्कवाद। तो लेमार्क ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक, ध्यान रखना ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, फिलोसोफिक जूलॉजिक। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति, है ना, तो ध्यान रखना ये इनका जो सिद्धांत था लेमार्कवाद का, इन्हें हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए इनका कहना यह था कि मान लीजिए एक कोई जिम करता है, कोई मान लीजिए आप में से कोई भी साथी है हमारा जो मान लीजिए जिम करता है, उसने अच्छी बॉडी बना ली, अच्छे डोले बना लिए, तो इसके सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि आपका जो बेटा होगा वो भी एक ऐसे ही शूरवीर पैदा होगा, डोले सोले सिक्स पैक के साथ पैदा होगा। ये इनका सिद्धांत था, है ना, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लक्षण जो हम खुद ग्रहण करते हैं। मान लीजिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैंने मेरे डोले शोले बना लिए, सिक्स पैक बना लिए, तो ये मेरे खुद के क्या है, उपार्जित लक्षण है। ये प्राकृतिक लक्षण नहीं है, प्राकृतिक मतलब जो अपने आप आते हैं, एक उपार्जित जो हम खुद ग्रहण करते हैं। ये इसके अलावा मान लीजिए हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए चीन में एक परंपरा चालू है, चीन के लोग ये मानते हैं कि जितना छोटा पैर होता है लड़कियों का वो ज्यादा शुभ माने जाते हैं चीन के अंदर। तो वहां पे क्या आज भी जब बच्चा पैदा होता है, मतलब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनको मतलब मेटल के जूते पहनाए जाते हैं ताकि उनका जो पैर है वो विकास नहीं करे। तो इनके सिद्धांत के अनुसार यह था कि जिस अंग का, जिस भाग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाता है, और जिस भाग का उपयोग हम करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो मानव थी, मान लीजिए मानव थी, उसके अंदर पूंछ थी, है ना, तो पूंछ का उपयोग हमने बंद कर दिया, तो इस वजह से हमारी जो पूंछ थी वो विलुप्त हो गई, है ना। तो और आपको पता होगा जो जिराफ जो होता है, जिराफ ने क्या किया, जिराफ का इतिहास था, जिराफ तो आपके अफ्रीका में पाए जाते थे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जिराफ जब था, तो जिराफ का जब बच्चा था छोटा था, है ना, तो वहां पर जो जंगल थे वो पर्याप्त उसको मिल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे जंगलों की संख्या कमी हो गई, पेड़ नीचे से खा गया, मान लीजिए कोई पेड़ है, नीचे से जो भी उसमें डालियां थी, जो भी उसका भोजन था उसको खा लिया। अब क्या हुआ, उसको जंगल मतलब पेड़ थे ऊंचे लगने लग गए, क्योंकि नीचे का भोजन तो खा लिया, ऊपर की पत्तियों खाना है, तो जिराफ ऐसे अपनी गर्दन को ऊंचा करता चला गया। मतलब इनके सिद्धांत के अनुसार जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन का ज्यादा उपयोग किया। इस वजह से इन सिद्धांत के अनुसार, लेमार्क सिद्धांत के अनुसार, जो आपकी जो गर्दन होती है ना जिराफ की, वो लंबी होती है ना। तो ये आपके लेमार्कवाद ने कहा था, लेमार्क ने ही कहा था कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो लंबी क्यों होती है, क्योंकि जिराफ ने अपनी जो गर्दन है उसका ज्यादा उपयोग किया था। तो गाइस ये कहलाता है लेमार्कवाद कि जिस अंग का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वह अंग ज्यादा विकसित हो जाता है, और जिस अंग का उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाया करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिद्धांत आगे जाके फेल हो गया। कैसे? यहां पर एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था वीजमान। अब मेरे को एक बात बताइए कि मान लीजिए मैंने जिम कर लिया, अच्छी बॉडी छोड़ी बना ली, डोले सोले बना ली, सिक्स पैक बना लिए, क्या यह बात सत्य है कि अब हमारे जो बेटा होगा, बेटी होगी, क्या उसके सिक्स पैक होंगे या उसके डोले सोले होंगे? अरे नहीं है ना, आप भी जानते हो ये बात सत्य नहीं है। तो इसी वजह से इनका सिद्धांत फेल हो गया कि भैया जो भी उपार्जित लक्षण होते हैं ना उनकी वंशागति नहीं होती, यानी कि जो भी मैंने अपना जो शरीर बनाया है ना, जो लक्षण मैंने गेन किए हैं वो मेरे बेटे बेटियों के अंदर नहीं जाएंगे, है ना। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वीजमान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चूहा लिया, है ना, चूहा लिया और चूहे की पूंछ को क्या कर, एक चूहा ले लिया, उसकी पूंछ को काट दिया, है ना, उसकी जो पूंछ थी उसको काट दिया, फिर उसके जो बच्चे हुए उनकी पूंछों को काट दिया। इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिए, 10 पीढ़ियों तक उनकी पूंछों को काटता गया। लेकिन दोस्तों पूंछ तो आ ही रही थी, है ना, जबकि लेमार्कवाद ने क्या कहा, अगर पूंछ काट दोगे, है ना भाई, पूंछ का काम नहीं लिया, पूंछ काट दी, तो अगला जो उनका जो अगली जो पीढ़ी आई है ना, अगली जो पीढ़ी आई है ना चूहे की, उसके अंदर पूंछ नहीं आनी थी। लेकिन दोस्तों ये जो सिद्धांत था वो फेल हो गया, है ना। तो वीजमान ने क्या किया, चूहे को लिया और 10 पीढ़ी तक लगातार उसकी पूंछ काटते गए, लेकिन दोस्तों पूंछ है ना वो डटी नहीं, मतलब 11वीं पीढ़ी में अपने आप आ गई। तो इसका मतलब ये था, ये जो सिद्धांत था यहां पर फेल हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर पूछा जाता है इस सिद्धांत के बारे में कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्कवाद ने। और जिराफ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि जिराफ के बारे में किसने बताया था, मतलब ध्यान रखना इस वैज्ञानिक ने बताया था। अब इसके बाद में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना सिद्धांत है वो आपका है आपका डार्विनवाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका डार्विनवाद, देखो जो आपके डार्विनवाद जो सिद्धांत था वो आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ध्यान रखना, यहां पर मैंने नाम नहीं लिखा है इनका, तो ध्यान रखना यहां पर देखो, चार्ल्स डार्विन जो थे,
चार्ल्स डार्विन, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। और ध्यान रखना गाइस, इनका जो सिद्धांत है उनको हम प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसे ही हम विकासवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। दोनों इन्हीं के सिद्धांत है, मतलब इनको इस नाम से भी जाना जाता है। पहला तो आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, और इन्हें हम बोलते हैं विकासवाद का सिद्धांत। अब होता क्या इनका सिद्धांत? इनका सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकृति होती है ना, जीवों को अपने आप ही सेलेक्ट करती है इस पृथ्वी पर कौन सा जीव रहेगा, कौन सा जीव मरेगा। वो अब आप खुद सोच रहे होंगे कि जंगल के अंदर हिरण भी रहता है, शेर भी रहता है, और भी जीव रहते हैं। अब हिरण को क्या चाहिए? हिरण को पता है कि भाई शेर आएगा भूखा, है ना, और जो शेर आएगा वो उसे खाएगा, तो वो अपना जीवन बचाने के लिए भगेगा नहीं भगेगा? अगर वो भगेगा नहीं, है ना, अगर शेर, आपका जो हिरण है वो भगेगा नहीं तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, और अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो डार्विन थे उन्होंने क्या कहा कि भैया जो जीव इस जो पृथ्वी है, ये संसार है, उसके अनुरूप होता है, उसमें जो भी प्रोसेस होती है अगर उनके अनुकूल पाया जाता है वही जिंदा रहता है, अन्यथा वो मर जाता है। यानी कि जो जीव होता है इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहने के लिए संघर्ष करता है ना। संघर्ष कैसे करता है? या तो वो भोजन के लिए, जैसे मैंने आप एग्जांपल के माध्यम अभी बता दिया कि भैया अगर मान लीजिए शेर हिरण को नहीं खाएगा तो वो खुद मर जाएगा भूखा, और अगर हिरण खत्म हो गए दुनिया में तो हिरण की प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, है ना। तो सीधी सी बात है, कोई भी जीव होता है संघर्ष करता है अपने अस्तित्व बचाने के लिए। तो ध्यान रखना, भोजन के लिए संघर्ष कर सकता है, स्थान के लिए भाई लड़ सकते हैं, भाई इस जगह मैं रहूंगा या इस जगह में तुम रहोगे। स्कूलों में आपको पता है जगह के लिए बैठते कि इस जगह मैं बैठूंगा, इस जगह पर मैं बैठूंगा, होता है ना। तो वैसे जीव जो होते हैं वो भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए मतलब एक स्थान पर रहते हैं। और जैसे स्थान पर मान लीजिए कैसे कि मान लीजिए शेर है वो आपके गुफा के अंदर रहता है, अब मान लीजिए कोई और जीव है उस गुफा के अंदर रहेगा तो शेर क्या कहेगा? हट जाए यहां से, है ना, नहीं तो तेरे काम तमाम। इसी प्रकार से प्राकृतिक मौसम भी आप जानते हैं, भाई मान लीजिए कोई जीव है, हल्की सी सर्दी पड़ गई और वो खत्म हो गया, तो बताओ वो पर्यावरण में जीवित रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब जो सर्दी सहन नहीं कर सकता, ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता, बारिश सहन नहीं कर सकता, क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही चक्कर है कि आपका डार्विनवाद सिद्धांत था, उसमें यही बात की गई कि कोई भी जीव जो होता है ना वो अपने संघर्ष, अपने प्रजाति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। वो भोजन के रूप में, स्थान के रूप में, प्राकृतिक मौसम और बहुत सारी भी चीजें होती हैं, है ना, इसके लिए करता है, संघर्ष करता है। और ध्यान रखना, आपके कोई भी जीव होता है ना, उसकी जो प्रजाति होती है वो उसका अस्तित्व इस संसार में बना क्यों रहता है? क्योंकि वो करता है रिप्रोडक्शन। अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा ना, वो कितना ही प्राकृतिक मौसम से बच ले, है ना, कितना ही शेर से बच ले, है ना, भोजन से बच ले, कितना ही स्थान के लड़ ले, अगर वो अपना जो रिप्रोडक्शन है प्रजनन नहीं करेगा तो एक दिन तो खत्म होना है भाई, सबको मरना है एक दिन, तो आपको भी, हमको भी, सबको भी। हमारा जो जीवन है वो नश्वर है ना, एक दिन आत्मा नश्वर है, लेकिन हम तो नश्वर है ना, यानी कि हमको तो मरना एक दिन जाना ही है ना। तो ध्यान रखना गाइज, ये आपका सिद्धांत कहलाता है डार्विनवाद। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है कि जातियों का उद्भव। इनकी जो बुक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपसे एग्जाम में पूछेगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक थी, किसने लिखी थी? ध्यान रखना, चार्ल्स डार्विन ने। और यहां पर ध्यान रखना गाइज, इन्होंने साउथ अमेरिका जो है ना, उसके यहां पर 5-7 सालों तक, है ना, जो आपके ये चीजें जो हमने सिद्धांत दिया था डार्विनवाद, इसको चेक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमे थे, है ना। जो जैव विविधता थी, बायोडायवर्सिटी थी, उनका इन्होंने क्या किया? क्लोज क्या किया? अवलोकन किया भाई, देखा कि जीव कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे प्रकृति वर्ण चयन करती है। तो इन्होंने अपनी यात्रा की थी। नाम ध्यान रखना, इनका एक जहाज था जिसका नाम था HMS आपका बीगले। ध्यान रखना, HMS बीगले इनका एक जहाज था, एक शिप था, जिसकी सहायता से इन्होंने 5-7 वर्षों तक क्या किया था? अवलोकन किया था साउथ अमेरिका और बहुत सारे स्थानों पर। आगे यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्होंने कहा था कि कोई भी दो जीव होते हैं ना, उनमें आपस में समानताएं नहीं होती हैं। मान लीजिए, अब कैसे, मैं आपको रियलिटी के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए अभी कोरोना पेंडेमिक आया, कोरोना महामारी आई, तो आपने देखा कि जो अमेरिका के लोग थे
है ना, वहां पर कोरोना का असर बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन भारत के जो लोग थे 95% तक जिनको कोरोना हुआ था उनमें कोई भी मतलब ज्यादा केसेस नहीं हुए, मतलब उनको कोई डेथ नहीं हुई या ज्यादा सीरियस चीजें नहीं हुई। लेकिन जो अमेरिका के लोग थे, है ना, वो क्या थे भाई, उनका जो इम्यूनिटी पावर बहुत कम था, जबकि है तो वो इंसान। अगर आप दूर की बात नहीं मानते तो आप घर की मान लो कि दो भाई हैं, तो क्या जरूरी है कि एक की इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, एक की बुरी हो, एक को कोरोना हो गया और एक को नहीं हुआ? तो कोई भी दो व्यक्ति होते हैं ना, ये एक ही सजातीय जीव होते हैं, यानी कि एक ही जाति के दो जीव होते हैं ना, वो क्या होते हैं गाइस, समान नहीं होते हैं। उनकी इम्यूनिटी पावर अलग होती है, उनका सब सिस्टम अलग होता है। तो ये आपका कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर बीच में इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां पर चली गई थी। अब देखिए, हम जो डार्विनवाद देख रहे थे उसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, डार्विनवाद जो सिद्धांत था उसकी क्या कमी रह गई थी। देखो, जब डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था ना, उस टाइम पे आपके जो जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता थी उसकी खोज नहीं हुई थी, उनको आनुवंशिकता के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ध्यान रखना है, जो आपका डार्विनवाद जो था वो आपके आनुवंशिकता के आधार पर विकासवाद को नहीं समझा पाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नई जातें जो बनती हैं, नई स्पेसीज जो बनती हैं, वो कैसे बनती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनका ओरिजिन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपके जो डार्विन थे वो नहीं बता पाए थे। इस वजह से डार्विनवाद था वो यहीं पर सीमित हो गया। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, समझाने की कोशिश की कि आपकी जो नई जातियां जो है, नई प्रजाति है, वो कैसे विकसित होती है। और इस सिद्धांत को आपके कहा गया नव डार्विनवाद, यानी कि न्यू डार्विनिज्म। और नव डार्विनवाद में सबसे जो बेहतरीन सिद्धांत माना जाता है वो आपका माना जाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ध्यान रखना, है ना, आपका म्यूटेशन का जो थ्योरी है, यानी कि आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, ये सबसे अधिक फेमस है। जो भी आपके नव डार्विनवाद के सिद्धांत है उनमें देखिए, ये जो सिद्धांत था ये आपका दिया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। और ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या कहा कि जो नई प्रजातियां जो बनती है ना, वो किससे बनती है? उन्होंने कहा था कि जब लैंगिक जनन जब होता है, जब जीवों में जनन होता है, तो अचानक से उनमें क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है, यानी कि उनमें अचानक से परिवर्तन आ जाता है, अचानक से चेंजेस आते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, नई जातियां, नई स्पीशीज बनती हैं। तो ध्यान रखना, उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई जातियों का जो निर्माण होता है ना, वो अचानक होने वाले जीवों में अचानक से होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने बताया था कि जो उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जीवों में अचानक से जो परिवर्तन होता है ना, वो क्या होता है, प्राकृतिक होता है। मतलब हम नहीं कर सकते अपने हिसाब से, है ना, कि जब हमारी इच्छा हो हम इस परिवर्तन कर सकते हैं और नई प्रजाति बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, जो गाय होती है, गाय की बहुत सारी प्रजातियां होती है, भैंस की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, तो हर जीव की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो जो नई नई प्रजातियां बनती है ना, वो किससे बनती हैं, जीवों में अचानक से होने वाले परिवर्तन से। और ये जीवों में अचानक से होने वाला परिवर्तन है, उसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आगे बात करते हैं, ये आपके सिद्धांत थे वो आपके खत्म हो गए। जैव विकास, ऑर्गेनिक ओव्यूलेशन, वो आपके ऑर्गेनिक जो आपका जो आपके जो सिद्धांत थे वो आपके खत्म हो गए हैं, है ना। जो आपके जैव विकास के जो सिद्धांत थे वो आपके खत्म हो गए हैं, है ना। अब यहां पर आगे बात करते हैं, यहां पर एक जाति व्रत क्या होता है, ये आपके बारे में ध्यान रखना है। जाति व्रत, जाति व्रत का मतलब होता है कि कोई भी जाति है, कोई भी स्पेसीज है, उसका विकास कैसे हुआ है। जैसे मानव जाति है, मानव जाति का विकास आपको माना जाता है कि बंदरों से हुआ है। तो वैसे कोई भी जो जाति होती है ना, कोई भी स्पेसीज होता है, उसका इतिहास यानी कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो कैसे बना, तो उसके बारे में जो इतिहास जो होता है ना उसका, उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, जाति व्रत बोलते हैं। यानी कि कोई भी जाति जो होती है ना, उसके विकसित होने का जो इतिहास है, उसकी जो हिस्ट्री है कि कैसे वो बना, कैसे डेवलप हुआ, उसके जो इतिहास होता है, उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसे गाइस हम बोलते हैं जाति व्रत। ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहां पर एक सिद्धांत और है, इन सिद्धांतों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो है आपकी विकासवाद से रिलेटेड, तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सिद्धांत आपका कहलाता है पुनरावर्तन का सिद्धांत, है ना। तो पुनरावर्तन का सिद्धांत था वो आपके अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ध्यान रखना। और इन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई भ्रूणीय परिवर्तन जब होता है कोई भी किसी भी जीव में, मान लीजिए हमारे अंदर भ्रूणीय परिवर्तन हो रहा है, हमारे अंदर जो बच्चा है, जो महिलाओं के अंदर बच्चा जो विकसित हो रहा है गर्भाशय के अंदर, तो उसका जो विकास है ना, वो अपने पूर्वज के समान ही होता है। यानी कि पूर्वज के जो इतिहास है उसको दोहराता है। यानी कि पूर्वज का मतलब क्या है, जैसे हम बंदरों से बने हैं, तो मनुष्य के अंदर जो विकास जो होता है वो बंदरों के समान ही होता है। इसका मतलब क्या है कि पुनरावर्तन
पुनरावर्तन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जब भ्रूण अवस्था में हमारा विकास हो रहा होता है तो हमारे अंदर जो हमारे पूर्वज हैं उनके इतिहास को दोहराया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका कहलाता है पुनरावर्तन का सिद्धांत। यहां पर गाइस एक चीज और है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं एवाटिज्म। एवाटिज्म क्या होता है? देखो होते क्या है, कई बार कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें ऐसे अंग उत्पन्न हो जाते हैं जो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनके अंदर पूंछ जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है। मतलब हमारे शरीर में जो अंग इस समय एकदम क्या हो चुके हैं, जिनका हम उपयोग नहीं करते हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अब वो अंग क्या हो जाते हैं, उन बच्चों में जन्म लेते समय आ जाते हैं। तो ऐसी जो घटना होती है, ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन्हें गाइस हम बोलते हैं एवाटिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों जीवों की तुलनात्मक संरचना, यानी कि जीवों का जो निर्माण हुआ है उसमें जो अंगों के आधार पर जो तुलना की जाती है उसको यहां पर डिस्कस करते हैं। यहां से गाइस बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, उनको देखेंगे। तो देखिए यहां पर तीन चीज हम देखने वाले हैं। एक होता है समजात अंग, दूसरा होता है समरूप अंग और तीसरे होते हैं अवशेष अंग। तो चलिए यहां पर एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समजात अंग, इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। देखो होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं, समजात अंग जो ऐसे होते हैं जो गाइस जिनकी उत्पत्ति जो होती है, यानी कि जहां से वो बने हैं, जहां से उनका ओरिजिन हुआ है और उनकी जो मौलिक संरचना है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। मतलब क्या है, वो गाइस दिखने में एक जैसे हैं, या आप मान सकते हो, है ना, वो दिखने में एक जैसे हैं, है ना। मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे उनकी संरचना, मूल संरचना देखेंगे, है ना, वो सेम है, उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, यानी कि उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग है। अगर आप मनुष्य का हाथ जो है इसका, अगर आप जो सोनोग्राफी जो होता है, एक्सरे जो होता है उसको देखेंगे, आपका जो चीता जो होता है, टाइगर जो होता है, उसकी अगली टांग जो होती है उसका अगर आप एक्सरे देखेंगे, चमगादड़ जो होती है, चमगादड़ का पंख का अगर आप एक्सरे देखेंगे, और जो मछली होती है, मछली के जो फिन्स होते हैं अगर उसके एक्सरे को देखेंगे तो चारों की संरचना आपको सेम दिखाई देगी। तो ऐसे जो अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं समजात अंग। मतलब जिनकी उत्पत्ति और मौलिक संरचना समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग। अब कार्य अलग अलग कैसे होंगे? जैसे मनुष्य का हाथ है, भाई हाथ अलग काम करता है ना। चीते की टांग है वो दौड़ने का काम करती है। जो आपके चमगादड़ के पंख हैं उड़ने में हेल्प करते हैं। काम अलग अलग है ना सबका, लेकिन वो दिखने में एक जैसे हैं, मौलिक संरचना समान होती है। ऐसे जो अंग होते हैं गाइस उनको हम क्या बोलते हैं? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। अब यहां पर दूसरे के बारे में बात करते हैं जिनको हम बोलते हैं समरूप अंग, और इन्हीं को हम बोलते हैं समवर्ती अंग, यानी कि एनालोगस ऑर्गन। देखो एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनकी मूल संरचना जो होती है या उत्पत्ति जो होती है वो क्या होती है गाइस? अलग अलग होती है, यानी कि दिखने में आपको अलग अलग दिखेंगे। अगर आप उनके एक्सरे कॉपी को देखेंगे, एक्सरे जो किया जाता है, सोनोग्राफी की जाती है, अगर एक्सरे को आप देखेंगे तो एक्सरे आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन उनके जो कार्य हैं, उनके जो फंक्शन है वो क्या गाइस? इक्वल है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं समरूप अंग या समवर्ती अंग। जैसे आप देखेंगे जो पक्षी जो होता है ना, पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं और आपके तितली जो होते हैं, इनके जो पंख होते हैं, इनको जो विंग्स होते हैं, दोनों का काम क्या होता है? उड़ने का। आप पक्षी का जो पंख है, पक्षी के विंग देखेंगे वो भी उड़ने के काम आते हैं, और तितली जो होती है, बटरफ्लाई जो पंख होते हैं, इसके विंग्स होते हैं, वो भी उड़ने काम आते हैं। लेकिन इनकी संरचना आप देखेंगे ना वो अलग है, इनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको अलग अलग दिखाई देगी। सो गाइस ऐसे जो अंग होते हैं उनको बोलते हैं समरूप अंग। इसके अलावा देखिए जो मधुमक्खी है और बिच्छू है, दोनों के डंक है ना, उनकी संरचना अलग अलग है, यानी कि उनकी संरचना और उत्पत्ति तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है डंक लगाना। देखिए आपने देखा होगा मधुमक्खी आपको जो डसती है, मधुमक्खी का डंक अलग होता है, बिच्छू का डंक अलग होता है, लेकिन काम क्या होता है दोनों का? डसना। तो ध्यान रखना है, ऐसे जो अंग होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और संरचना समान होती है, उन्हें गाइस हम क्या बोलते हैं? समरूप अंग या समवर्ती अंग। आगे यहां पर बात करते हैं अवशेषी अंग, यानी कि वेस्टिगियल ऑर्गन। देखो अवशेषी क्या होते हैं? ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे, हमारे पूर्वज उनको काम में लेते थे। पूर्वज का मतलब ये नहीं कि हमारे दादा परदादा, है ना। पूर्वज का मतलब बहुत पूर्वज, जिनसे हमारा विकास हुआ है। जैसे बंदर,
बंदरों से हमारा विकास माना जाता है ना। तो ध्यान रखना, अवशेषीय अंग उन अंगों को बोलते हैं जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे, हमारे पूर्वजों में वो अंग काम करते थे, लेकिन वर्तमान में अब सिर्फ वो अवशेष है, प्रेजेंट तो है लेकिन अवशेष के रूप में, छोटी सी मात्रा के रूप में, और वे काम नहीं आते हैं। ध्यान रखना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवशेषीय अंग बोलते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग के अंदर गाइस पंख होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पंख जो होते हैं उसके पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण वो उड़ नहीं पाता है। इसके अलावा मानव में कौन कौन से अवशेष अंग पाए जाते हैं, ध्यान रखना। एक तो पूंछ कोशिका जो पाई जाती है, ध्यान रखना, यानी कि अपेंडिक्स जो होती है हमारे अंदर, जिसको आप पूंछ भी बोलते हो। मानते हैं ना कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है, तो बंदरों की पूंछ जो होती है आज भी इंसानों के अंदर अपेंडिक्स के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा जो अक्कल दाढ़ जो होती है, जिसको विस्डम टीथ बोलते हैं, अक्कल दाढ़ भी आपको पता है पाई जाती है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता। इसके अलावा कर्ण पल्लव जो होते हैं, ईयर जो मसल होती है, वो भी हमारे अंदर पाई जाती है। ये आपने सुना होगा भाई, ये किस काम की आती है ना, ये भी हमारे अंदर पाई जाती हैं। जैसे पशु पक्षी होते हैं वो तो अपने कान हिला पाते हैं, आपने देखा होगा ना भाई, जो आपके भैंस होती हैं, बहुत सारे पक्षी, वो आपके जो पशु होते हैं अपने कानों को हिला पाते हैं, लेकिन हम अपने कानों को नहीं हिला पाते हैं। ये केवल एक अवशेष के रूप में ही हमारे शरीर में मौजूद है। तो गाइस, इनको हम बोलते हैं अवशेषी अंग। ठीक है, तो ये आपके थे समजात, समरूप और अवशेषी अंग। अब यहां पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, योजक कड़ियां यानी कि कनेक्टिव जो लिंक है ना, वो भी गाइस इंपॉर्टेंट है। योजक कड़ियां क्या होती हैं, मान लीजिए दो जीव हैं, एक कम विकसित जीव है, एक अधिक विकसित जीव है, उनके बीच में एक ऐसा जीव जो दोनों को बीच जोड़ने का काम करेगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि मान लीजिए एक जीव ये है, एक जीव ये है ना, दोनों आपको बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जीव जिसमें उसके भी लक्षण मौजूद हैं ना थोड़े, और उसके भी लक्षण मौजूद हैं, ऐसी जो योजक कड़ियां होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं योजक कड़ियां यानी कि कनेक्टिव लिंक। ध्यान रखना, प्रश्न कैसे आएगा कि युग्लिना होता है वो किस किस के बीच की संयोजक कड़ी होती है, योजक कड़ी होती है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है युग्लिना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। युग्लिना पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी होती है ना। वायरस जो होता है, विषाणु जिसको आप बोलते हो, यह है सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपका पूछा जाता है सजीव। और यहां पर दोस्तों अगला जो है एकिडना यानी कि टैकीग्लोसस, ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि जो टैकीग्लोसस जो होता है वो किस किस के बीच योजक कड़ी होता है। तो ध्यान रखना, यह आपके सरीसृप जो होते हैं यानी कि आपके जो रेप्टाइल होते हैं और स्तनधारी यानी कि जो मैमल होते हैं, उनके बीच की क्या होती है, योजक कड़ी होती है। इसके अलावा ऑर्कियोप्लेटिक्स होता है, ऑर्कियोप्टेरिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्कियोप्टेरिक्स। ध्यान रखना गाइस, ऑर्कियोप्टेरिक्स का हमको एक जीवाश्म मिला है, एक फोसाइल मिला है ना, तो उससे हमको क्या पता लगता है, ध्यान रखना, इसके जीवाश्म से यह पता लगता है कि जो पक्षी वर्तमान में है इनकी उत्पत्ति रेंगने वाले जीवों से हुई है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, किसके जीवाश्म से हमको यह जानकारी मिलती है कि जो पक्षी हैं उनकी उत्पत्ति, जो आपके एवीज हैं या बर्ड जो है, उनका जो ओरिजिन है रेंगने वाले जीवों से हुआ है, यानी कि सरीसृप यानी कि रेप्टाइल से हुआ है। तो ध्यान रखना, वो था आपका आर्कियोप्टेरिक्स का आपका जीवाश्म। तो ध्यान रखना, आर्कियोप्टेरिक्स था वो अब जीवित नहीं है, उसका हमको कंकाल मिला है। यह सरीसृप और पक्षी के बीच की योजक कड़ी थी, यह आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, ये था आपका जो सिद्धांत दिए गए थे और आपके जीवों में तुलनात्मक रचना। अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं कि मानव जो है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मानव कहां का था, उसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट में ह्यूमंस का यानी कि मानव का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपका जो डायनासोर है इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिग बैंग सिद्धांत यानी कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ये मानव जो है, मानव का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो आपका होता है होमो सैपियंस। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, होमो सैपियंस होता है मानव का साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है। दूसरी बात,
जो होमो सेपियंस है इसका मतलब क्या होता है, ये आपके गाइस बहुत बार पूछा गया है रेलवे एग्जाम में, तो ध्यान रखना। होमो सेपियंस का मतलब होता है वाइज होमिनिड, इसका मतलब है बुद्धिमान आदमी। ध्यान रखना, बुद्धिमान आदमी होता है होमो सेपियंस का हिंदी में अर्थ, और यही गाइस बहुत बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। आगे यहां पर बात करते हैं मानव है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी। तो देखिए, जो भी यहां पर जितने भी यहां पर इतिहास मानव के बारे में मिला है उससे यही पता लगा कि जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका से मानव का मूल निवास था, यानी कि अफ्रीका से मानव की उत्पत्ति हुई थी और बाद में जो मानव है अलग अलग स्थानों पे चला गया। और ध्यान रखना है हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि मानव की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो ध्यान रखना बंदरों से, और बंदरों में भी किससे, सबसे ज्यादा चिंपांजी जो होता है, चिंपांजी से हमारी जो शरीर की बनावट है वो सबसे ज्यादा मैच करती है। इसलिए ध्यान रखना चिंपांजी जो है ना, चिंपांजी या चिंपांजी है ना, या बंदर जो है उससे हमारे पूर्वज थे और उसी से हमारे बहुत सारे अंग हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि देखिए, बाद में जो इतिहास में मानव ने आपका एक जैसे आदि मानव के रूप में काम किया, फिर वैसे वैसे खोज की, है ना, तो वो आप इतिहास में पढ़ेंगे कि मानव ने आपके लोहे की खोज की, फिर यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, नए नए औजार बनाने शुरू किए, मांसाहारी था, है ना, जीवों को सीख कर खाने लगा, अलग अलग फिर खेती करने लगा। तो वे सारी चीजें आप इतिहास में पढ़ेंगे, है ना। यहां पर हम इतना ही आपको बताएंगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका विकास कैसे हुआ, तो ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में ये सारी चीजें एक एक लाइन इंपोर्टेंट है ना। आगे बात करते हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखो, डायनासोर थे आज से लगभग 10-15 करोड़ साल पहले विद्यमान थे इस पृथ्वी के ऊपर, और वे कशेरुकी पक्षी थे। कशेरुकी क्या होता है, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और ध्यान रखना ये आपके सरीसृप की श्रेणी में थे वैसे, है ना, इनको सरीसृप की श्रेणी में यानी कि रेप्टाइल के अंदर रखा जाता था। और इन्हें छिपकली से भी तुलना की जाती है कि जो छिपकली होती है, लिजार्ड जो होती है, उनके ही परिवार के थे, यानी छिपकली जो होती है, मगरमच्छ जो होता है ना, उस परिवार के आपके ये थे। और ध्यान रखना किस काल के समय, इनका जो समय जो होता है ना, जो आपके डायनासोर थे, डायनासोर का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं मेसेजोइक एरा। ध्यान रखना, जो आपके डायनासोर थे किस समय आपके फूले फले, है ना, जो इनके समय जो था डायनासोर का, उस समय को बोलते हैं मेसेजोइक काल या मेसेजोइक एरा। और इनका जो टाइम है उसको कई भागों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे एक आपका होता है ट्रेसिक, दूसरा होता है जुरेसिक, और तीसरा होता है आपका क्रेटाकेस। अब देखिए, जो ट्रेसिक जो आपका काल होता है उसके अंदर इनका विकास हुआ, ये विकसित हुए। और जुरेसिक पार्क एक हॉलीवुड मूवी है, अगर आपने नहीं देखी एक बार देखना, बहुत अच्छी मूवी है, और आपको डायनासोर के रियलिस्टिक आपको चीज मिलेगी कि जैसे डायनासोर पृथ्वी पर रह रहे हो। तो जुरेसिक भी एक टाइम था डायनासोर का, और जुरेसिक जो टाइम था, इसी टाइम में जो आपके डायनासोर थे सबसे ज्यादा सक्रिय थे, सबसे ज्यादा एक्टिव थे, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो क्रेटासियस जो कंडीशन थी, क्रेटियस आप बोलते हैं, क्रेटियस का कंडीशन, तो ध्यान रखना इस जो टाइम था क्रेटेशियस, इसमें क्या हुआ, इनका अंत शुरू हो गया था, जो आपके डायनासोर थे वो खत्म हो गए। और डायनासोर के खत्म होने के बारे में वैज्ञानिकों का यह मत है कि या तो कोई उल्का पिंड था, कोई भारी पिंड था, उनके ऊपर गिर गया। यह सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है कि जो आपके उल्का पिंड था, कोई पिंड था, वो गिर गया उस टाइम पे, और आपके जो डायनासोर थे वो विलुप्त हो गए। अगर डायनासोर आज होते तो शायद हमारे ह्यूमंस की कुछ जो क्षमताएं थी वो अलग ही होती। हालांकि डायनासोर थे वो आपके मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, लेकिन जो मांसाहारी थे बहुत ही खतरनाक थे। उनकी जो साइज थी, आकार था, शरीर बहुत ही बड़ा था, है ना, एक कमरे के बराबर, इतना मान सकते हो, इतना बड़ा शरीर था। भारत में भी इसके अवशेषों की जानकारी मिली है, बहुत सारे कंकाल भारत में मिले हैं और विदेशों में मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स जो है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त सिद्धांत है इस ब्रह्मांड के विकास के लिए, वो आपके है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत। इसे हम महाविस्फोट सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसको आपके जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में पेश किया था। आपके ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो आपका ब्रह्मांड था
ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ना वो एक पिंड था, एक बहुत तगड़ा पिंड था, जो एक तो बहुत मजबूत था, बहुत ही दृढ़ था, इसके अलावा वह बहुत ही गर्म था। तो वो उसका जब ब्रेक हुआ, वो फट गया, एक प्रकार से विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, उसके कारण ही आपका जो ब्रह्मांड है और ग्रह है, सूर्य है, इनका आपका विकास हुआ है, उससे ही बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में जो आपके तारे हैं, है ना, आपके जो ग्रह हैं, इनका जो विकास हुआ है वो एक बहुत बड़ा गोला था आग का, और उसके विस्फोट से हुआ है। यह सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त आपकी क्या है, सिद्धांत है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने क्या किया, सुपरनोवा जो होती है उसको देखा, तो सुपरनोवा का जो लाल विस्थापन है ना, जो लाल रेड डिस्प्लेसमेंट है, उसको जब देखा तो उन्हें यह पता लगा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है। इसका मतलब जो ब्रह्मांड है ना, वो लगातार बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड के बारे में आपके एडविन हब्बल ने बताया था कि जो ब्रह्मांड है लगातार उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहां पर आपका जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसके बारे में और चीज देख लेते हैं कि जब आपका जो गोला था, जब वो गोला फटा तो उसके बाद क्या हुआ, जो गोला था वो अलग अलग ग्रहों में और आपकी जो आकाश गंगाएं हैं, तारों, उनके रूप में फैल गया। और सबसे पहले यहां पर क्या हुई, ध्यान रखना, कौन कौन से चीजें बनी थी, ध्यान रखना, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ये मान्यताएं हैं, है ना, ये सिद्धांत है, जाके किसी ने देखा, लेकिन मानते हैं कि सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के क्लाउड्स बने थे, बादल बने थे सबसे पहले जब आपका ये विस्फोट हुआ। और उसके बाद में जो आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थे, इनके जो बादल जो बने, है ना, उन पर ग्रेविटी लगी, तो ग्रेविटी लगने के कारण ये क्या हो गए, थोड़े अलग अलग हो गए, और ये आपके आकाश गंगा के रूप में, और तारे जो थे तारों के रूप में क्या हो गए, चेंज हो गए, स्टार बन गए, और आपकी मिल्की वेज यानी कि आपकी आकाश गंगाएं बन गई। इसके बाद में यहां पर सूर्य था, सूर्य से आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से महाविस्फोट से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है, वैसे पृथ्वी का। तो हुआ क्या, पृथ्वी भी जब सूर्य से अलग हुई तो उस समय यह एक उबलते हुए द्रव के गोले के रूप में थी, यानी कि एक स्फीयर हो, एक गोला हो, और वो उबल रहा हो और लिक्विड स्टेट में हो, वैसा आपका गोला था। और यहां पर आपको ध्यान रखना, चंद्रमा के बारे में यह माना जाता है कि यहां पर लगभग 45 करोड़ वर्ष पूर्व आपका जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ कि पृथ्वी जो थी, पृथ्वी पर एक मंगल ग्रह जैसा एक इतने बड़े आकार का एक पिंड था, वो टकराया पृथ्वी से और पृथ्वी का टुकड़ा हो गया, और वही जो टुकड़ा है वो आपका चंद्रमा कहलाया, ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखना, जो मंगल ग्रह के आकार का कोई पिंड था वो आपके पृथ्वी से टकराया, और इससे आपके चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी शुरुआत में गर्म थी, बाद में ठंडी हुई, और ठंडे होने के बाद इसमें आपकी हल्की और भारी चट्टानें बनना शुरू हुई शुरुआत में, और बाद में वातावरण बना। तो इस प्रकार से गाइज आपका जो ब्रह्मांड है और पृथ्वी है, चंद्रमा है, उसका विकास हुआ था। ये आपके कहलाता है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी। बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें यह बताया जाता है कि जो जीव हैं और ग्रहों पर भी जीवन संभव है। एलियन वगैरह जो है, एलियन क्या होते हैं, अन्य ग्रह के जो जीव होते हैं ना, उन्हें हम एलियन कहते हैं। मान लीजिए शुक्र ग्रह पर अगर कोई रहता है, उसे हम एलियन कहते हैं। हालांकि यह एक संभावना मात्र है, जाके किसी ने भी नहीं देखा है ना, कि एलियन रियली में होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिली हैं, है ना, तो उनसे यह पता लगता है कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है। और यहां पर बहुत सारी चीजें इस बात को प्रूफ करती हैं कि अन्य ग्रहों से ही जीवन उड़कर पृथ्वी पर आया है। वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं, और मैं एक अलग से क्लास और डालूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष स्टेशन है वो क्या चीज होती है, भारत ने कौन कौन से अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने मिशन छोड़े हैं, है ना, जैसे हमने मोम छोड़ा था, है ना, आर्यभट्ट छोड़ा था, चंद्रयान छोड़ा था, उनके बारे में आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और विश्व में अपोलो 11 जो चंद्रमा पर पहुंचा था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक यूनिवर्स जो आपका है, ब्रह्मांड के बारे में जो खोज की गई थी, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगा। ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। ओके, तो जय विकास वाले से जो टॉपिक है उसको मैंने पूरी मेहनत के साथ आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कॉमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।